हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 76। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 75, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उस वक्त स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था कि सर बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है 3 तरह की होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे आएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि शुरू करने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बट अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं गिवन होता है तो हम लोग नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। मैं आप लोगों का 1 मिनट लूंगा और एक बार डिस्कस करेंगे कि पिछली वीडियो में जो पढ़ा था क्या क्या चीजें थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन है तो हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखिएगा। सर अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे सरप्लस से। सरप्लस मतलब हमारा जो पीएनएल का बैलेंस होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये हमारे को रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। ये हमें कहां दिखेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उसमें 4 चीजें ऐड होगी, मैंने आपको कल बताया था। कौन कौन सी चीजें ऐड होगी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है सर। प्रपोज डिविडेंड, 2 तरह के डिविडेंड आते हैं, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके अलावा मैंने बोला कि 3 चीजें ऐसी है जो बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन में दिखे, पर फिर भी कौन कौन सी चीजें हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो ऐड होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स माइनस होगी, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होगा। इतना करने के बाद में हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां तक सभी को समझ में आया। आज हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक पे थोड़ा सा आगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 76। देखिए हम बात करेंगे कि सर अगर क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना है, या अगर हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। ये नहीं है तो सरप्लस से शुरू करके ये जो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट्स करेंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। बात आती है कि सर हम लोगों को क्या चीज कहां गिवन होगी, कैसे गिवन होगी, ये चीज देख लेते हैं। सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व कहां पर गिवन होगा। ये जो जनरल रिजर्व वाला पार्ट है ये हमें दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कैसे दिखेगा, हमारे को रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व्स शो होंगे। हो सकता है हमारे को नोट्स में दिखे, नोट्स में जनरल रिजर्व दिखेगा। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 2 ईयर गिवन है। मार्च 19 के दिन जनरल रिजर्व में बैलेंस है 1 लाख और मार्च 20 के दिन जनरल रिजर्व में बैलेंस है 1,15,000। आपको जनरल रिजर्व के 2 बैलेंसेस गिवन होंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग। अगर क्वेश्चन में गिवन होते हैं दोनों बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग तो आप कंपेयर करिए कि पहले कितना था। पहले 1 लाख था, अब रिजर्व बढ़ के कितना हो गया 1,15,000। इसका मतलब हम लोगों ने करंट ईयर में 15,000 का रिजर्व बनाया। हम लोगों ने करंट ईयर में कितने का रिजर्व बनाया, 15,000 का। रिजर्व्स बनते हैं किस में से हैं, प्रॉफिट्स में से बनते हैं सर। तो ये 15,000 क्या है, ये 15,000 है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्या है 15,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आया समझ में। और ये 15,000 आप यहां ऐड करेंगे। यहां तक बहुत इजी है। बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज्ड डिविडेंड की जब बात आए तो एक चीज आप समझिएगा, ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड होगा साहब ये हमें कहां दिखेगा। प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा। कहां मिलेगा प्रपोज्ड डिविडेंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रपोज्ड डिविडेंड केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको शो होगा, बिकॉज प्रपोज्ड डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। प्रपोज्ड डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में शो करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को प्रपोज डिविडेंड अगर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का दिया हो, फॉर एग्जांपल आपको गिवन होगा प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर 2018-19 एंड 2019-20 इज ₹1 lakh एंड ₹1,25,000 रेस्पेक्टिवली। अगर इस तरह से आपको गिवन है क्वेश्चन में,
उस केस में हमें करना क्या है, हम लोग यहां पर बोलते हैं कि सर आपको प्रपोज डिविडेंड कौन सा ऐड करना है, लास्ट ईयर का ऐड करना है। तो हम लोग लास्ट ईयर मतलब 18-19 कितना है 1 लाख, हम सिर्फ 1 लाख को कंसिडर करेंगे। करंट ईयर के डिविडेंड को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कंसिडर करेंगे। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को हम लोग इग्नोर करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए डिटेल में अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट डिटेल्स गिवन होंगे, आप प्लीज जाइएगा और मुझे कांटेक्ट करिएगा, इसकी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको समझा दूंगा। अभी तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग प्रपोज डिविडेंड सिर्फ कौन सा वाला काम में लेंगे, लास्ट ईयर वाला। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उससे इग्नोर करना है, वो कुछ काम का नहीं है। प्रपोज डिविडेंड कहां दिखेगा, प्रपोज डिविडेंड दिखेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आया समझ में, ठीक बात है सर। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने या कंपनी ने ड्यूरिंग दी करंट ईयर पे किया है। जो करंट ईयर चल रहा है उस ईयर में अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है उसी ईयर के लिए, हमारा ईयर है मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ईयर कौन सा है, अप्रैल 19 से मार्च 20। इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर सॉरी इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो बनेंगे 1 अप्रैल 20 के बाद में। मतलब इसका प्रॉफिट भी 1 अप्रैल 20 के बाद में कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट को कितना बांटना है ये भी 1 अप्रैल 20 के बाद पता चलेगा। मतलब इस ईयर का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड के रूप में वो 1 अप्रैल 20 के बाद ही होगा, पहले नहीं हो सकता। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है ये जो ईयर चल रहा है सर, इस ईयर के बीच में कंपनी के डायरेक्टर्स को लगा कि हम 31 अक्टूबर 2019 के दिन कोई डिविडेंड पे करना चाहते हैं इसी ईयर के लिए, इस ईयर के लिए उनको लगा कि हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो गए, हमें कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि इस साल प्रॉफिट पे हमें लोगों को डिविडेंड देना है, तो अगर वो इस करंट ईयर के अंदर ही कोई डिविडेंड पे कर देते हैं इसी ईयर का, वैसे इस ईयर का डिविडेंड अप्रैल 20 के बाद जाएगा, मतलब अगले ईयर में पे किया जाएगा। बट इस ईयर में ही कोई डिविडेंड दे दिया हो इसी ईयर के लिए तो वो डिविडेंड कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड आपको क्या करना है, ऐड करना है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरिम डिविडेंड हमने दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, किसको दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और हमारे पास दो तरह के शेयर होल्डर है, इक्विटी और प्रेफरेंस बोथ। अगर हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर किसको दिया हमने, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि प्रेफरेंस वालों को कितना दिया कितना नहीं दिया, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरिम इक्विटी वालों को दिया, इसका मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास कंपनी के पास में, कंपनी सबसे पहले डिविडेंड किसको देगी, कंपनी सबसे पहले डिविडेंड देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ इंटरिम डिविडेंड is paid to equity shareholders, it means interim dividend on preference shares must also have been paid। आया समझ में, अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दिया है और अगर कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ में किसको डिविडेंड देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और सबसे पहले डिविडेंड इन्हें दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं बोला कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया या नहीं दिया, बट कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, केवल कंपनी के पास इंफॉर्मेशन में आपको पता चलता है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। आया समझ में, अगर इंटरिम डिविडेंड सिर्फ इक्विटी वालों को दिया हुआ है और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर गिवन है बट प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया नहीं दिया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको इंटरिम डिविडेंड देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। आया यहां तक समझ में। नेक्स्ट अब बात आती है सर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर के बारे में। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या चीज है। एक बार हम क्या करते हैं,
कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी है, ये प्रपोज डिविडेंड के बारे में, इंटरमिन डिविडेंड के बारे में, एक बार आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए अब हम बात करेंगे कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये जो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसे हम ऐड करते हैं। तो सर इसके लिए क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है, हम उससे शुरू करते हैं। सर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सर कंपनीज के केस में प्रोविजन फॉर टैक्स, कंपनीज के केस में जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, यही होगा कि कंपनीज के केस में टैक्स एक एक्सपेंस की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एक्सपेंस की तरह। हम लोग प्रोप्राइटरशिप में टैक्स को ड्राइंग मानते हैं, यहाँ पर टैक्स क्या होता है? एक एक्सपेंस होता है। जब हम लोग कंपनीज में प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? जब भी हम लोग कोई प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है। तो यहाँ पर जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यहाँ पीएनएल अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लोगों ने टैक्स का प्रोविजन बनाया। हम लोग सबसे पहले क्या करें? टैक्स का प्रोविजन बनाया। ये एंट्री में हम लोगों ने टैक्स का प्रोविजन बनाया। टैक्स का प्रोविजन बनाने का मतलब है जब हम लोगों को टैक्स का पेमेंट करना होगा उस वक्त प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करके इसका पेमेंट कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स एक तरह से बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। आया समझ में? लायबिलिटी क्रिएट की है और इसको एक्सपेंस मान के पीएनएल में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बात आती है कि सर यहां पर हम लोग जो लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका अमाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना है? ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से उनको याद रखिएगा। कुछ केसेस हैं। केस 1 अगर मैं बात करूं, केस वन में हम लोग क्या बोलते हैं कि सर इफ ओनली सिंगल अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर आप लोगों को टैक्स का एक सिंगल अमाउंट दे रखा हो। सिंगल अमाउंट देने का मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर तो हम लोगों ने टैक्स को एक एक्सपेंस मान के पीएनएल को डेबिट किया और पेएबल है इसलिए हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इस एंट्री में हम लोगों ने अभी तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया। क्या इस एंट्री में हम लोगों ने टैक्स का पेमेंट कर दिया क्या? ये टैक्स का पेमेंट वाली एंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक टैक्स को एक्सपेंस मान रहे, उसकी एंट्री और पेएबल दिखाया हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया। दो चीजें आती है, एक तो होता है वर्ड प्रोविजन, एक तो वर्ड क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। एक तो वर्ड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, हम लोग जो करंट ईयर में प्रोविजन बनाते वो प्रोविजन। एक वर्ड आता है पेमेंट ऑफ टैक्स, प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स, ये दोनों अलग अलग है। पेमेंट का मतलब हुआ कि हम टैक्स का पेमेंट कर देंगे, हम टैक्स का पेमेंट करेंगे। जब हम टैक्स का पेमेंट करेंगे तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जब हम लोग टैक्स का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश बैंक। जब प्रोविजन बनाएंगे उस वक्त एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जो मैंने एंट्री आपको उधर बताई थी वही एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ये एंट्री यहां पर हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। इस प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है एक्सपेंस मानना। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस मानना। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब है पेमेंट करना, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना। अगर मान लीजिए मैंने टैक्स का प्रोविजन बनाया 1 लाख का, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सर मैं 1 लाख की बजाय 90 का पेमेंट करूं, 80 का, 60 का, 70 का, कम का भी पेमेंट कर सकता हूं। तो जितना प्रोविजन है उतना पेमेंट हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। टैक्स का प्रोविजन बनाने का मतलब हुआ उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स का हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। आया समझ में? अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल अमाउंट गिवन है, क्या गिवन है? सिर्फ एक सिंगल अमाउंट गिवन है सर टैक्स का। सिंगल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? इस सिंगल अमाउंट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिंगल अमाउंट का मतलब क्या हुआ सर? वेदर प्रोविजन फॉर टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स, आपको दोनों में से कुछ भी दे रखा है, सिर्फ एक ही चीज दी है, चाहे प्रोविजन दिया चाहे पेमेंट दिया। देखिए हम लोगों ने बेटा यहां पर ऐड क्या किया? प्रोविजन ऐड किया है, हमने पेमेंट ऐड नहीं किया, हमने प्रोविजन ऐड किया कि खर्चा कितना माना, जितना खर्चा माना था उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो वापस बढ़ा दिया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोविजन या पेमेंट दोनों में से कोई एक ही चीज दी हुई है,
तो आप लोगों को इन दोनों में से कुछ भी गिवन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडर द अमाउंट गिवन एज बोथ मतलब सर प्रोविजन एज वेल एज पेमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन या पेमेंट दोनों में से कोई एक ही चीज दे रखी है और एक सिंगल अमाउंट है और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, ओनली सिंगल अमाउंट, चाहे प्रोविजन दे चाहे पेमेंट दे, एक ही चीज गिवन है, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सर दोनों में से कुछ भी गिवन है, जो भी गिवन है आपको दोनों मानना है, मतलब प्रोविजन भी मानना है और उसे पेमेंट भी मानना है। सर फर्क क्या पड़ेगा, प्रोविजन तो सर यहां पर ऐड होता है, प्रोविजन क्या होता है, ऐड होता है, और पेमेंट जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उस वक्त ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो निकालेंगे लास्ट में, इसके आगे भी और वर्किंग होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम एंड कर रहे होंगे उससे पहले टैक्स का पेमेंट माइनस करना होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोविजन तो स्टार्टिंग में प्लस होता है, टैक्स का पेमेंट जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म करेंगे उससे पहले पेमेंट ऑफ टैक्स माइनस करना होता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे प्रोविजन गिवन हो चाहे पेमेंट गिवन हो, दोनों उसे आपको क्या मानना है, प्रोविजन और पेमेंट बोथ दोनों कंसिडर करना है। आया समझ में, क्लियर हुआ। सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है, सर इफ ओनली सिंगल इंफॉर्मेशन इन बैलेंस शीट is given about provision for tax। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट में सिंगल इंफॉर्मेशन है किस चीज की, प्रोविजन फॉर टैक्स की, सिंगल इंफॉर्मेशन है किस चीज की, प्रोविजन फॉर टैक्स की, सिंगल अमाउंट नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब आपको बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं बोला होगा टैक्स के बारे में, जो भी बोला है बैलेंस शीट के अंदर बोला है, बैलेंस शीट के बाहर कुछ भी टैक्स के बारे में नहीं बोला होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में बोला होगा। सर कैसे बोला होगा, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है ना, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स की हम बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये कहां दिखेंगे, ये दिखते हैं सर करंट लायबिलिटीज के अंदर। कहां दिखते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो जब आप लोग करंट लायबिलिटीज चेक करेंगे वहां आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिखेगा। क्या दिखेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर वहां प्रोविजन फॉर टैक्स दिखता है 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, दो अमाउंट गिवन होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मार्च 19 का मान के चलिए 1,40,000, मार्च 20 का 1,60,000। आपको दो इंफॉर्मेशन, केवल यही चीज गिवन है, दो अमाउंट गिवन है, सिंगल इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कहीं पे कुछ भी नहीं बोला है। पूरी बैलेंस शीट में केवल एक ही इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ नहीं है, केवल ये दो अमाउंट गिवन है, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। अगर इस तरह का कुछ होता है कि सर सिर्फ बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स है और कहीं पे कुछ भी नहीं है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि सर जो लास्ट ईयर का अमाउंट है, ये जो लास्ट ईयर का 1,40,000 है प्रीवियस ईयर का, इसे आप मानेंगे पेमेंट। इसे तो आप क्या मानेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स। ये जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है आप इसे मानेंगे सर पेमेंट ऑफ टैक्स। लास्ट ईयर का जो भी है उसे हम पेमेंट मानेंगे, और ये जो करंट ईयर का अमाउंट है इसे हम मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। लास्ट ईयर वाले को पेमेंट, करंट ईयर वाले को प्रोविजन। एक इंपॉर्टेंट चीज, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी थी तो हमने पिछले साल का तो पे कर दिया होगा, अभी जो हमें दिख रहा है वो करंट ईयर का प्रोविजन है, हमने पिछले साल का पे कर दिया होगा इसलिए इसको पेमेंट दिखा रहे हैं, और करंट ईयर का जो अमाउंट है वो इस साल का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये कौन से ईयर का, करंट ईयर का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वापस से सुनना, बहुत अच्छे से बताता हूं। अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में केवल वहीं पर इंफॉर्मेशन गिवन है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं बोला है, लास्ट ईयर का जो अमाउंट है उसको पेमेंट मानना है, करंट ईयर के अमाउंट को प्रोविजन मानना है। पेमेंट मानेंगे तो लास्ट में जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड करेंगे, पेमेंट मानने का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लोग एंड करेंगे उससे पहले आपको पेमेंट माइनस करना होता है, तो वहां पर ये अमाउंट माइनस होगा और ये सरप्लस में प्लस होता है। सर आया समझ में, ये ऑपरेटिंग में होता है प्लस, ये होता है ऑपरेटिंग में माइनस।
आया समझ में? एक बार फटाफट से ये दोनों केस नोट डाउन करिए, आगे कुछ और चीज बताता हूं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर फर्स्ट केस, सेकंड केस हुआ, थर्ड केस लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताता हूं कि सर मान लीजिए मुझे बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स के दो अमाउंट गिवन है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स का दो अमाउंट गिवन है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 2 साल के गिवन है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। मार्च 19 का प्रोविजन लेट अस सपोज आपको गिवन है 1 लाख और मार्च 20 का प्रोविजन गिवन है 1,05,000, इतना गिवन है आपको। करंट ईयर प्रीवियस ईयर का प्रोविजन गिवन है आपको। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक और चीज बोल रखी है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक और चीज बोल रखी है। क्या बोला है सर? आपको बोला है ड्यूरिंग द करंट ईयर टैक्स पेड अमाउंटेड टू ₹70,000। क्या बोला कि ड्यूरिंग द करंट ईयर हम लोगों ने टैक्स का जो पेमेंट किया उसका अमाउंट कितना है? 70,000 है। देखिए हमारे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर ये चीज गिवन थी और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ बोला है सर। बैलेंस शीट के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी डिटेल गिवन है। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ और बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में या टैक्स के बारे में ही कुछ बोला है, उस केस में सर हम लोग इसको पेमेंट और इसको प्रोविजन नहीं मान सकते। अगर आपको बैलेंस शीट के बाहर भी अगर कुछ टैक्स के बारे में बोला है तो हम इसे, जैसे हम लोगों ने केस 2 में बोला कि इसे पेमेंट और इसे प्रोविजन मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कैसे बनाएंगे इधर ध्यान दीजिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बहुत इजी है, जैसे आप लोग किसी भी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है सर। लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट में आता है, लिख दिया इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप नोट के तौर पे यहां ध्यान रख सकते हैं कौन सा बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस 1 लाख। ठीक बात है सर। अगर बात करें क्लोजिंग बैलेंस, कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 1,05,000। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,05,000। ठीक बात है सर। क्वेश्चन में मुझे बोला है टैक्स पेड। क्वेश्चन में क्या बोला? टैक्स पेड। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी हम लोग टैक्स का पेमेंट करेंगे एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर लाइबिलिटी कम हो रही है, कैश जा रहा है टू बैंक, तो हम लोग ये जो टैक्स पे किया इसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना? 70,000। टू बैंक अकाउंट कितना? 70,000। हमने टैक्स का जितना भी पेमेंट किया है टैक्स पेड 70,000। ठीक बात है सर। अब हमें करना क्या है? अब हमें इस अकाउंट को बैलेंस करना है। हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, टैक्स का पेमेंट जो बोला था वो लिख दिया। अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा सर इधर डिफरेंस आएगा 75,000 का। कितना डिफरेंस आ रहा है? 75,000 का बैलेंस आ रहा है। ये जो 75,000 का बैलेंस है, ये बैलेंस क्या है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स में क्रेडिट हुआ है, प्रोविजन बढ़ा है, लाइबिलिटी है प्रोविजन क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ गया। प्रोविजन बढ़ता कब है? लाइबिलिटी कब बढ़ती है? जब और लाइबिलिटी आती है। मतलब ये जो प्रोविजन बढ़ा है ये बढ़ा होगा करंट ईयर की वजह से। किसकी वजह से बढ़ा है? करंट ईयर। तो हम लोग यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर्स प्रोविजन। ये क्या है? करंट ईयर का प्रोविजन है। आया समझ में? सर क्या बोला मैंने? वापस सुनना। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अलावा कहीं और भी कुछ टैक्स के बारे में बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया, क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखा। ठीक है सर। जो पेमेंट गिवन है, पेमेंट बोला था तो पेमेंट को टू बैंक, कैश कम होगा, बैंक कम होगा, टू बैंक लिख दिया। जो डिफरेंस आएगा उससे हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा उसे बोलेंगे करंट ईयर का प्रोविजन, और यहां आता है बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन बनते कौन से अकाउंट से? पीएनएल अकाउंट से। अब होगा क्या सर? ये करंट ईयर का प्रोविजन है तो ये ऑपरेटिंग में यहां ऐड हो जाएगा यहां पर, और ये पेमेंट है तो ये ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस होगा। कहां होगा?
वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे सर। आया समझ में? ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अभी हम लोग यहां पर किसको प्लस करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स 75,000। क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करो। एक और केस बता देता हूं फास्ट। देखिए अब हम लोगों को केस नंबर 4 में क्या बोला है? केस नंबर 4 में बोला ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन दे रखा है 1 लाख और 1,05,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला? एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला कि ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स वाज मेड एट ₹90,000। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया कितना? 90,000। हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है 90,000। उस केस में हम लोग क्या करेंगे? मैंने बोला कि सर बैलेंस शीट के बाहर कुछ और गिवन है, फटाफट से टी फॉर्मेट अकाउंट बनाओ। बनाते हैं सर। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बहुत अच्छी बात है सर। कितना आएगा? 1 लाख। क्लोजिंग कितना आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 1,05,000। ये भी बढ़िया बात है सर। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला? मुझे क्वेश्चन में बोला कि सर ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स वाज मेड एट 90,000। करंट ईयर में हम लोगों ने टैक्स का प्रोविजन कितना बनाया? टैक्स का प्रोविजन कितना बनाया? 90। प्रोविजन बनाया मतलब लाइबिलिटी बढ़ी होगी, मतलब ये क्रेडिट में आएगा। और प्रोविजन बनते किस में से हैं? पीएनएल में से। कहां से बनते हैं? पीएनएल में से। तो यहां बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना आप करंट ईयर्स प्रोविजन। करंट ईयर्स प्रोविजन कितना? 90,000। करंट ईयर का प्रोविजन 90,000। अब हम लोगों को करना क्या? इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अकाउंट को जब आप बैलेंस करेंगे इधर डिफरेंस आएगा 85,000 का। 85 का डिफरेंस आया। प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट हुआ है, कम हुआ है। कम कब होता है? जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे टैक्स पेड। क्या लिखेंगे इसको? टैक्स पेड। ये हो गया। वही चीज सर जो हम लोगों का करंट ईयर का प्रोविजन है वो तो होगा ऑपरेटिंग में प्लस। करंट ईयर का प्रोविजन ऑपरेटिंग में प्लस। यहां पर सर ये जो पेमेंट है ये ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस होगा। ये जो पेमेंट है ये ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस। आया समझ में? बहुत इजी है। हम लोगों को पिछला केस नंबर जो 3 था वहां पेमेंट दे रखा था, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हमने ये बैलेंस निकाला था। इस केस में प्रोविजन गिवन है, ये गिवन है, तो ये बैलेंस निकाल दिया 85,000। आ गया समझ में? काफी इजी है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तीनों चारों केस मैंने लिखवाए हैं इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज करिए, आप आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जहां ये जितना भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम लोगों ने रिजर्व के बारे में पढ़ लिया, प्रपोज डिविडेंड के बारे में पढ़ लिया, इंटरिम के बारे में सीख लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के बारे में सीख लिया, और ये जो 3 चीजें हैं इसके बारे में जब भी क्वेश्चन में आएगा मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा और वहां समझा दूंगा। ठीक है? एक बार फटाफट से इस वीडियो को पॉज करिए, ये नोट डाउन भी कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं फास्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, टीएस ग्रेवाल जो हमारी बुक है पार्ट नंबर 3 उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट किया जाता है। सर हमारी जो टीएस ग्रेवाल बुक है उस बुक का क्वेश्चन नंबर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि सर कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ बराक लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। हम लोगों को बैलेंस शीट गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल ओके 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके नीचे ब्रैकेट में बोला है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पिछले साल कितना बैलेंस था? 1,45,000। अब कितना हो गया? 2 लाख। कितना बढ़ गया? 55,000 बढ़ गया सर। तो ये करंट ईयर का सरप्लस होगा जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक बात है। ट्रेड पेएबल्स ये ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट के पहले काम नहीं आता है। नेट प्रॉफिट के पहले तो 4 ही चीजें काम आती थी। कौन कौन सी 4 चीजें काम आती थी? एक बार याद करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, और उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ट्रेड पेबल्स काम आएगा क्या? नहीं आएगा सर। अदर करंट लाइबिलिटीज ये भी काम की नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस
देख लेते हैं प्रोविजन का एक नोट बना हुआ है, क्या गिवन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नीचे नोट में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, लास्ट ईयर का दे रखा है 30,000, करंट ईयर का 50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है क्या नहीं बाद में देखेंगे, बैलेंस शीट में तो टैक्स के बारे में बोला है, ठीक है सर। एसेट्स में करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, ये कुछ काम के नहीं है। करंट एसेट्स में भी कुछ हमारे काम का नहीं है, हम लोगों के काम के लिए तो जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स है सर। देखिए नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड March 19 एंड March 20 आर 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। March 19 का 50 और March 20 का कितना है 75,000। हमारे को कौन सा डिविडेंड कंसीडर करना है, हमें सर डिविडेंड कंसीडर करना है लास्ट ईयर का, कितना कंसीडर करेंगे 50,000 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आगे बोला है सेकंड पॉइंट में, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पे किया सर, कितना पे किया 10,000। आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वहां पर दो ही चीजें गिवन थी। क्या क्या गिवन था देखिए एक बार फटाफट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग 30, क्लोजिंग 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें ओपनिंग को तो मान लेंगे पेमेंट और क्लोजिंग को क्या मान लेंगे प्रोविजन। देखिए करना क्या है, कैसे करेंगे इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे सर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए शुरुआत कहां से करते हैं, सरप्लस से करते हैं सर, बिल्कुल सही, सरप्लस से शुरू करेंगे। सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, हमारे को सरप्लस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, क्लोजिंग कितना है 2 लाख, ओपनिंग कितना है 145, तो हमारा सरप्लस हो गया 55,000। सरप्लस कितना हो गया 55,000। ठीक बात है सर, इसमें हम लोग बेसिकली 4 चीजें ऐड करते हैं, कौन कौन सी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है क्या, एक बार क्वेश्चन देखो कहीं पे जनरल रिजर्व का वर्ड दिखा क्या, नहीं दिखा, छोड़ दो। अब 3 चीजें आती है, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, तो हम लोग लिखेंगे ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड March 19, 31 मार्च 2019। कितना है प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, पिछले साल का है सर 50,000। क्वेश्चन में क्लियर बोला था। नेक्स्ट अब ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड फॉर करंट ईयर, कितना गिवन था क्वेश्चन में, देखो 10,000 लिखेंगे यहां पर 10,000। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। हमारे को प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोली थी, बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला। ओपनिंग बैलेंस को पेमेंट मानेंगे, क्लोजिंग को प्रोविजन, तो क्लोजिंग बैलेंस जितना है, क्लोजिंग कितना था 50,000, इसको मान लेना है प्रोविजन, जो क्लोजिंग है उसको प्रोविजन मानेंगे, अभी बताया था आपको। बस इतना सही गिवन है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस है नहीं, कोई अर्थक्वेक इंश्योरेंस क्लेम कुछ भी नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स बोला नहीं है, इतना सा हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 1,65,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आ गया समझ में, क्लियर है, काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। बस आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। हम लोग सरप्लस से शुरू करते हैं तो 4 चीजें ऐड होती है, 4 चीजें कौन कौन सी है एक बार वापस करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। इतना सा करेंगे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, आज हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी, हम लोगों ने कल की जो वीडियो देखी थी उसी के बेसिस पे आज के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी पिछली वीडियो को अगर पूरा नहीं देखा है, पिछली वीडियोस बाकी आपकी देखना, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, तभी आपको इस पार्ट में बहुत क्लैरिटी आएगी। आज की हमारी वीडियो यही एंड हो रही है। हम लोगों ने इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पर वीडियोस में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाएंगे। बट अगर आप में से किसी के कोई भी डाउट होते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है, सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, जाकर मुझे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनका रिप्लाई करने का विद इन 24 आवर्स पूरा ट्राई करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ में शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट यूं ही मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।